बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम मैथमेटिकल मेथड का चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशंस ख़त्म फिनिश खल्लास करने जा रहे हैं। आज के लेक्चर के बाद हमारा सिर्फ एक टॉपिक बाकी रह जाएगा, नेटवर्क प्रॉब्लम। ठीक है, आज मैं क्वेश्चन नंबर 20, 21 और 22 डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे एक नंबर मिलेगा आपको 0300 88810640। इस पर रब्ता करने से आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आप मेरे नोट्स कैसे हासिल कर सकते हैं। ये एक सिस्टम दिया गया है हमें, 2x1 - x2 + 3x3 = a के बराबर है, 3x1 + x2 - 5x3 b के बराबर, और ये तीसरी इक्वेशन जो है ये c के बराबर है। कहता है अगर सिस्टम इनकंसिस्टेंट है तो साबित करें कि 3a - 2b, c जो है वो 3a - 2b के बराबर नहीं होगा। सिस्टम कंसिस्टेंट क्या होता है? अगर रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए भी आपस में बराबर आ जाएं तो सिस्टम को हम कहते हैं कि ये कंसिस्टेंट है, अदरवाइज ये इनकंसिस्टेंट है। तो आइए, तरीकाकार इसका वही है। सबसे पहले हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लेंगे। टेक द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, सबसे पहले तो हम ए के कोफिशिएंट्स लिखेंगे। मैट्रिक्स ए के कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स तो वो आता है हमारे पास 2, -1 और 3, फिर 3, 1 और -5, -5, -5, -5 और 21। ये ए है और ये वाला बी, ए, बी और सी। इसको ए और बी मैट्रिक्स को इकट्ठा लिखने को हम कहते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अब हम इसको रेड्यूस एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। वी रेड्यूस इट टू reduce echelon form, इसका इनकंसिस्टेंट का मतलब जो है ये मैं आगे चल के क्वेश्चन के एंड पे बताऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें 1 चाहिए तो 1 नहीं है, तो पहले अगर हम इसको इसमें से माइनस कर देते हैं तो यानी अगर मैं R2 में से R1 निकालूं तो इसका फ़ायदा ये होगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। यहाँ पे 1 आएगा तो फिर उसको मैं इंटरचेंज करके ऊपर ले जाऊँगा। R2 - R1 का मतलब क्या है? R2 - R1 और R2 + -R1 दोनों की मीनिंग सेम है, लेकिन अगर इस तरह पढ़ें तो कैलकुलेशन मुश्किल हो जाती है, इस तरह पढ़ें तो कैलकुलेशन आसान हो जाती है। यानी R2 में ऐड करेंगे माइनस टाइम ऑफ R1, यानी इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई करके इसके अंदर ऐड करेंगे, तो इसका मतलब है कि पहली रो के अंदर कोई चेंज नहीं आएगी, दैट विल रिमेन्स द सेम। इसको इसमें से माइनस किया, -1 से मल्टीप्लाई करके ऐड किया तो यहाँ पे आ गया 1, -1 से मल्टीप्लाई किया तो +1 और +1, योर आंसर इज़ 2। उसके बाद इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 और -5 -8 आ गया, और इसको माइनस से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो b - a। बाकी और किसी के अंदर कोई चेंज नहीं आएगी। -5, -5, 21 एंड c। राइट। अब अगले स्टेप में मैं क्या करूँगा कि इन दोनों रोज़ को इंटरचेंज कर दूंगा, क्योंकि मुझे पहली रो पहले कॉलम वाले एलिमेंट पर क्या चाहिए? 1 चाहिए। तो पहली और दूसरी रो को इंटरचेंज करेंगे, जिसको मैंने कहा था R1 को चेंज कर रहे हैं R2 के साथ और R2 को चेंज करेंगे R1 के साथ। चाहे ऐसे नोटेशन लिखो चाहे ऐसे लिखो, दैट मेक्स नो डिफरेंस। लो जी, इसको उठाकर ऊपर लेके जाएं दूसरी रो को। 1, 2, -8, 1, 2, -8, b -a। उसके बाद फिर आ गया, ये नीचे आ जाएगी 2, -1, 3a। तीसरी रो में कोई चेंज नहीं आएगी, इट विल रिमेन द सेम। -5, 21 C।
रिमेंबर कि इस साइड वाला ए है और ये बी। अब जब यहां पे 1 आ चुका है तो फिर हमें इसके नीचे 0 0 की जरूरत है। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, R2 में से 2 टाइम ऑफ R1 और R3 प्लस 5 टाइम ऑफ R1 करना पड़ेगा। यानी अब पहली रो तो एज इट इज रहेगी ना, 1 2 -8 एंड B -A। अब इसको आपने -2 से मल्टीप्लाई करके इसके अंदर ऐड करना है। -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 + 2, योर आंसर इज 0। इसको -2 से मल्टीप्लाई करोगे -4 और -1, योर आंसर इज -5। उसके बाद इसको -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 16, 16 + 3 9। उसके बाद फिर ये A है, आपने इसको -2 टाइम ऑफ B -A, यानी इस वाली को -2 से मल्टीप्लाई करके इसके अंदर ऐड करना है। तो इसको सिंप्लीफाई करके देखिए क्या आता है, A - 2B + 2A। तो ये 2A और A मिलके कितना बन गया, 3A, 3A - 2B। अब इसको हमने 5 से मल्टीप्लाई करके इसके अंदर ऐड करना है। 5 से मल्टीप्लाई करो जरा, 5 और -5, आंसर 0 के बराबर आ गया। इसको 5 से मल्टीप्लाई करें 10, 10 - 5 + 5। उसके बाद इसको जो है +5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -40 आएगा, -40 और +19, -19 आ जाएगा। ठीक है, और यहां पे क्या आया, C एज इट इज। उसके बाद +5 टाइम ऑफ B -A। ठीक 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 ठीक। नेक्स्ट आगे हम क्या करेंगे, आगे हमें यहां पे चाहिए 1। तो 1 लाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि यहां पे 5 के साथ इसको डिवाइड कर दिया जाए, -1/5 टाइम ऑफ R2। 1 2 -8 B -A। उसके बाद फिर आ जाता है जी 0 1 -19/5 और यहां पे क्या आ गया, 3A - 2B। 3A - 2B को जब -5 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो 2B - 3A, इसको ऐसे लिख लें आप, 2B - 3A डिवाइडेड बाई 5। इधर आ गया 0 5 और -19 C + 5 इंटू B -A। ये थोड़ा सा तरीका जो है ना, ये ज़रा लंबा हो गया। ये मेरे जहन में जो है ये एक शॉर्टकट आया है, वो ये है कि अगर मैं इसको पकड़ के डायरेक्ट इसके अंदर ऐड कर दूं तो क्या होगा। देखिए ज़रा, ये स्टेप मैं डायरेक्ट करता हूं। ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा इस तरीके से, लेकिन ये एक शॉर्टकट है, क्योंकि मैंने तो सिर्फ रैंक निकालना है। तो इसको पकड़ कर क्यों ना मैं इसके अंदर ऐड कर दूं। R3 में R2 को ऐड कर दिया मैंने, तो ये आ गया 1 2 -8 B -A। यहाँ पे आ गया 0 -5 19 3A - 2B। उसके बाद इसको इसके अंदर ऐड करेंगे 0, इसको इसके अंदर ऐड करेंगे 0, इसको इसके अंदर ऐड करेंगे 0, और ये क्या है, C + 5 इंटू B -A में ऐड कर देंगे 3A - 2B, 3A - 2B। ठीक है, अब ये देखें, इधर वाला जो है ये मैट्रिक्स A है। ठीक है, इसका रैंक किसके बराबर आ गया, ये तो 0 0 आ गई ना, ये 0 0 0, तो इसका रैंक आ गया 2। तो रैंक ऑफ A किसके बराबर आया,
2 के बराबर। अच्छा, अगर रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए भी बराबर हों तो सिस्टम इनकंसिस्टेंट होता है। अब दो पॉसिबिलिटीज हैं, हमें ए बी सी के बारे में पता ही नहीं है। तो अगर ये चीज़ 0 के बराबर आ जाती है, ठीक है, जिस पर मैंने दायरा लगाया है, अगर ये 0 के बराबर आ गई तो सिस्टम कंसिस्टेंट होगा, और अगर ये 0 के बराबर नहीं आती तो सिस्टम इनकंसिस्टेंट होगा। द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, consistent if c plus 5b minus a plus 3a minus 2b is not equal to 0। अगर ये 0 के बराबर नहीं होगा तो इनकंसिस्टेंट होगा। तो इसको सिंप्लीफाई करें ज़रा, c प्लस ये आ गया 5b माइनस 5a प्लस 3a माइनस 2b इज़ नॉट इक्वल टू 0। C 5b में से 2b निकाले, बाकी रह गए 3b, 5a में से 3a निकाले, बाकी रह गए 2a। इसको उठाकर तो ले जाएं, C इज़ नॉट इक्वल टू 2a माइनस 3b। तो हमने यही साबित करना था कि अगर सिस्टम इनकंसिस्टेंट है, अगर सिस्टम इनकंसिस्टेंट है तो C इज़ नॉट इक्वल टू 2a माइनस 3b। ये कैलकुलेशन में ज़रा मुझे लेट मी चेक, लगता है कुछ गड़बड़ हो गई है। नहीं, हमने सही किया है, यहाँ पे गड़बड़ है, 2a माइनस 3b आएगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बाकी क्वेश्चन से थोड़ा सा हट के है, ठीक है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को हम कहते हैं, दिस क्वेश्चन इज कॉल्ड वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। क्वेश्चन नंबर 21 इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये बाकी क्वेश्चनों से ज़रा थोड़ा सा हट के है। ये एक मैट्रिक्स ए दिया गया है, फाइंड मैट्रिक्स बी सच दैट कि ए और बी को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर मैट्रिक्स आ जाता है ऑफ आइडेंटिटी 2 का, आइडेंटिटी ऑफ ऑर्डर 2 का। तो कहता है अगर ये चीज़ हमें गिवन है, ए बी इज इक्वल टू आई टू का हमें पता है, ए का हमें मालूम है, बी जो है वो हमने फाइंड आउट करना है। तो आइए देखते हैं इसका तरीकाकार क्या है। गिवन दैट ए इज इक्वल टू 1 1 2 1 2 3, बी मैट्रिक्स जो है ये मैं सपोज कर लेता हूं कि वो बराबर है U V S W X और T के बराबर है। क्योंकि अब इन दोनों को, इसका ऑर्डर जो है इसकी है 3 रोज और 2 कॉलम्स, 3 रोज 2 कॉलम्स, 3 रोज और 2 कॉलम, ठीक है। अब इसकी जो है कितनी होनी चाहिए, जितने इसके कॉलम हैं, क्योंकि CR सर होता है ना, तो पहले के कॉलम की तादाद दूसरी की रोज की तादाद के बराबर होनी चाहिए। तो पहले के कॉलम कितने हैं, 2, तो कॉलम आ गए 2 और रोज कितनी आ गई, 3, ठीक हो गया। तो ये थोड़ी सी जो है ये इसकी 1 2 2 रोज 3 कॉलम हैं, ये मैंने उल्टा लिख दिया, 2 रोज 3 कॉलम, और अब इसके 3 कॉलम होने चाहिए, क्योंकि जितने इसके कॉलम है उतने इसके कॉलम होने चाहिए, और 2 रोज होनी चाहिए। तो 2 3 3 2, तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करूंगा तो दरमियान में से 3 गायब हो जाएगा, और जो नया मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, 2/2, और हमें 2/2 का मैट्रिक्स ही चाहिए। तो इट इज़ गिवन इन दिस स्टेटमेंट। अब ये देखें, इसका नाम मैं रख देता हूँ नंबर 1। तो अब मैं क्या करूँगा, मैंने U W V X और T की वैल्यूज़ जो है वो कैलकुलेट करनी है, सच दैट कि A B किसके बराबर आना चाहिए, I2 के बराबर आना चाहिए। गिवन दैट A B इज इक्वल टू I2, ठीक है। A की वैल्यू आपके पास है 1 1 2 1 2 3, B मैट्रिक्स आपके पास हैगा U W V X S T, ये कोई भी आप वैल्यू सपोज कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है।
आप ए बी सी डी ले सकते हैं। और I2 किसके बराबर आ जाएगा 1 0 0 1, ठीक है, क्योंकि इन दोनों मैट्रिक्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल सी दैट कि जो मैट्रिक्स आएगा वो मैट्रिक्स ऑर्डर 2 का ही होगा। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये क्या आ गया u प्लस v प्लस 2s, दिस इंटू दिस, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया w प्लस x प्लस 2t। अब दूसरी रो की बारी आती है, दूसरी रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया u प्लस 2v प्लस 3s, ये आ जाएगा w प्लस 2x प्लस 3t। यह आ गया 1 0 0 1। अब चूंकि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि जब इसको इक्वेट करेंगे तो पहला एलिमेंट पहले के बराबर, दूसरा दूसरे के बराबर, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। तो जिसके अंदर आ रहा है u v s उनको हम अलहदा कर लेते हैं, जिसके अंदर w x t आ रहा है उनको अलहदा कर लेते हैं। कंपेयर करें ज़रा, तो ये आ गया u प्लस v प्लस 2s इज इक्वल टू 1, उसके बाद u प्लस 2v प्लस 3s इज इक्वल टू 0। एक केस आ गया और दूसरे केस में आ गया w प्लस x प्लस 2t, w प्लस x प्लस 2t इज इक्वल टू 0, और w प्लस 2x प्लस 3t, w प्लस 2x प्लस 3t इज इक्वल टू 1। अब इसमें आपने पता क्या करना है, ये इसके अंदर u v और s हैं इन दोनों इक्वेशनों के अंदर, ठीक है। इसका नाम रख दें आप नंबर 2 और ये नंबर 3, ये नंबर 4 आ गई और नंबर 5 आ गई। अब आपने इसको हल करके ना तो u की वैल्यू और v की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ s निकाल लें, या v और s की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ u निकाल लें, या s और u की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ v निकाल लें। ये सारा जो है ये आपकी मर्ज़ी के ऊपर डिपेंड करता है। तो आइए मैं s की फॉर्म में निकालने की कोशिश करता हूं। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं आप ज़रा, सब्ट्रैक्टिंग 3 from 2, 3 from 2। जब इनको माइनस किया तो ये कट गया, v में से -2v गया, -v रह गया, इधर आ गया -s इज इक्वल टू 1। अब मुझे निकालनी है v की वैल्यू, तो -v इज इक्वल टू 1 प्लस s, तो v की वैल्यू किसके बराबर आ गई, -1 -s के बराबर आ गई। इसको मैंने कर दिया डब्बा पैक। अब v की कीमत निकाल ली मैंने, ठीक है। अब u की कीमत निकालनी है, तो u की कीमत निकालने के लिए इसको मैं पुट करता हूं 2 में या 3 में, पुट इन 2 में पुट किया तो u प्लस v की जगह पे क्या आ गया, -1 -s प्लस 2s इज इक्वल टू 1। तो u चूंकि मैंने कैलकुलेट करना है तो u किसके बराबर आ गया, u बराबर आ गया, ये 1 उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, 2 प्लस s के बराबर आ गया। तो ये मैंने u इन टर्म्स ऑफ s निकाल लिया, ठीक है। अब इसी तरह इसको मैं हल करूंगा, इसमें अब w इन टर्म्स ऑफ t और x इन टर्म्स ऑफ t निकालूंगा। अगर आपका दिल करे तो आप w और t को इन टर्म्स ऑफ x निकाल लें, अगर आपका दिल करे तो x और t को इन टर्म्स ऑफ w निकाल लें, जैसा आपको इजी लगे। क्योंकि ये इनको सब्ट्रैक्ट करना आसान है तो मैं इनको सब्ट्रैक्ट कर देता हूं 5 from 4, w से कैंसल, -x -t इज इक्वल टू -1। अब चूंकि मैंने x कैलकुलेट करना है, x एक तरफ रखूंगा मैं, तो ये आ जाएगा -1 प्लस t, तो माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 - t के बराबर आ जाएगा। ये है जी, इसको मैंने डब्बा पैक कर दिया। इसको उठाकर चाहे 4 में पुट करें चाहे 5 में पुट करें,
पुट इन 4 में पुट किया w, तो x की जगह पे आ गया 1 माइनस टी प्लस 2t इज इक्वल टू 0। तो w प्लस 1 प्लस टी इज इक्वल टू 0। तो w की वैल्यू किसके बराबर आ गई? -1 माइनस टी के बराबर आ गई। इसको भी मैंने डब्बा पैक कर दिया, ये लें जी, ठीक है। अब ये जिनके ऊपर मैंने डब्बे लगाए हैं इनको पकड़कर मैं कहाँ पुट करूँगा? इनको उठाकर मैं नंबर 1 के अंदर पुट करूँगा। इनको भी नंबरिंग दे ना दे, मेरा ख्याल है 5, ये 6 और ये 7वीं, ये 8वीं और ये 9वीं। तो पुट कर दें आप 6 7 8 9, पुट 6 7 8 9 इन 1, तो हमें मैट्रिक्स बी मिल जाएगा जी। बी मैट्रिक्स किसके बराबर आ गया? बी मैट्रिक्स इज इक्वल टू यू की जगह पे क्या पुट करेंगे? 2 प्लस एस। वी की जगह पे क्या पुट करेंगे? -1 माइनस एस, और एस की जगह पे एस ही रहेगा। उसके बाद डब्ल्यू की जगह पे क्या पुट करेंगे? -1 माइनस टी, और एक्स की जगह पे क्या पुट करेंगे? 1 माइनस टी, और टी की जगह पे टी ही रहेगा, राइट। तो ये हमारे पास आ गया मैट्रिक्स पी। अब आप ए और बी को मल्टीप्लाई करके देखें, इसको और इसको मल्टीप्लाई करके देखें, आपका आंसर I2 आएगा, राइट। ये गलती है यहां पे, ये -1 जब इधर आएगा तो +2 हो गया, ये एस इधर जाके माइनस का होगा, तो यहां पे आ जाएगा 2 माइनस एस। अच्छा, आगे ये देखिए, ये छोटा सा एक हिस्सा दिया हुआ है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि अगर ए बी और बी ए आपस में मल्टीप्लाई हो और आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए तो दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। तो क्या अब देखें, ए को बी से मल्टीप्लाई किया, आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ गया, तो इसका मतलब क्या है कि आया बी ए का इन्वर्स होगा। अब इन्वर्स की डेफिनेशन क्या है? लेट ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, then a square matrix B, then a square matrix B is said to be the inverse of A। अगर A B को और B A को मल्टीप्लाई करें तो जवाब आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। अब B जो है ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स है ही नहीं, तो अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है ये, तो ये किसी सूरत में भी जो है ये इन्वर्स नहीं हो सकता, बिकॉज AB is equal to I2, but it does not mean that B is a inverse of A, because inverse of only square matrix exist, square matrix exist, and inverse is also square, inverse of a matrix should be square matrix। Here B is not square, therefore B is not inverse of A। क्वेश्चन नंबर 22 इज आल्सो इंपॉर्टेंट। स्टेटमेंट काफ़ी लंबी है लेकिन आपने घबराना नहीं है, क्योंकि जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं वो अक्सर स्टूडेंट को मुश्किल लगते हैं। उसकी बेसिक वजह ये है कि हमारी इंग्लिश जो है वो कमज़ोर होती है, तो कमज़ोर इंग्लिश की वजह से आप स्टेटमेंट को सही तरीके से समझ नहीं पाते, ठीक है। तो स्टेटमेंट के जो भी क्वेश्चन हों उसकी स्टेटमेंट को आपने बार बार पढ़ना है, गौर से पढ़ना है, तो स्टेटमेंट के अंदर ही आपको तकरीबन आलमोस्ट सॉल्यूशन का तरीक़ाकार मिल जाता है। इसकी स्टेटमेंट ये है, अ सोप मैन्युफैक्चरर डिसाइड्स टू स्पेंड
6 लाख रुपीस ऑन ए रेडियो, मैगजीन एंड टीवी एडवर्टाइजमेंट। सोप बनाने वाला मालिक जो है वो उसने फैसला किया कि वो एडवर्टाइजमेंट करेगा, और एडवर्टाइजमेंट कहाँ कहाँ पे करेगा? वो रेडियो के ऊपर, मैगजीन के ऊपर और टीवी के ऊपर। तो 3 किस्म के एडवर्टाइजमेंट हैं। तो हम सपोज कर लेते हैं, लेट, साथ साथ स्टेटमेंट पढ़ते जाते हैं, साथ साथ इक्वेशन में जाते जाते हैं। लेट एक्स बी दी रेडियो एडवर्टाइजमेंट, रेडियो एडवर्टाइजमेंट, कुछ इसी तरह के स्पेलिंग होते हैं। एंड वाई बी दी मैगजीन एडवर्टाइजमेंट, और जो टीवी के एडवर्टाइजमेंट है उसको हम सपोज कर लेते हैं जेड किसकी एडवर्टाइजमेंट है? टीवी की एडवर्टाइजमेंट है। तो इन तीनों की एडवर्टाइजमेंट पर वो कितना पैसा खर्च करता है? 6 लाख। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट गिवन कंडीशन, तीनों का सम, तीनों एडवर्टाइजमेंट का सम किसके बराबर आता है? 6 लाख के बराबर। 6 लाख, 2.5 लाख। ठीक है, ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद फिर वो क्या कहता है? इफ ही, यानी तीनों का मजमुआ तो 6 लाख के बराबर आ गया। उसके बाद ये दूसरी कंडीशन है, इफ ही स्पेंड एज मच ऑन टीवी एडवर्टाइजमेंट एज ऑन मैगजीन एंड रेडियो, यानी मैगजीन की और रेडियो की एडवर्टाइजमेंट के जो सम है वो टीवी की एडवर्टाइजमेंट के बराबर आता है। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन के मुताबिक मैगजीन और रेडियो की एडवर्टाइजमेंट जो है, जितना इन दोनों पे खर्चा आता है उतना टीवी एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा आता है। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अकॉर्डिंग टू थर्ड कंडीशन, एक कंडीशन और होगी क्योंकि 3 इक्वेशन है ना, 3 कंडीशनें होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू थर्ड कंडीशन, आइए अब पढ़ते हैं कि थर्ड कंडीशन क्या है। एंड द अमाउंट स्पेंट ऑन मैगजीन एंड टीवी, मैगजीन और टीवी, मैगजीन की क्या है ये और टीवी की क्या है ये है, इसको कंबाइन किया जाए तो वो किसके बराबर आती है? 5 टाइम्स ऑफ रेडियो। तो इसका मतलब ये हुआ कि y प्लस जेड किसके बराबर आ गई? 5 टाइम ऑफ रेडियो। ये आ गई इक्वेशन नंबर 3। ये हमारे पास 3 इक्वेशनें आ गई हैं। ठीक है, द गिवन सिस्टम इज, द गिवन सिस्टम इज, पहली इक्वेशन आई हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6 लाख। दूसरी इक्वेशन है हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू जेड, इसको हम x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 0 लिख लेते हैं। और तीसरी है हमारे पास, ये इधर आके माइनस 5x हो जाएगा, प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन आ गया। अब इसको हमने हल करना है। इसको हल करेंगे तो x y z की वैल्यूज निकल आएंगी, तो हमें पता चल जाएगा कि रेडियो के एडवर्टाइजमेंट पे कितना खर्चा आया, मैगजीन पे कितना खर्चा आया एडवर्टाइजमेंट का, और जो है टीवी के ऊपर कितना आया। टेक द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, टेक द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स अब आपके लिए कोई मसला नहीं है। ए बी इज इक्वल टू, ये आ गया 1 1 1 1 1 माइनस 1 माइनस 5 1 1। ठीक 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 ठीक, और ये आ गया 6 लाख। 0 रिमेंबर के इस साइड वाला हमारा A है और ये B है। अब 1 तो यहाँ पे है, इसके नीचे 0 0 लेके आना है, तो हम क्या करेंगे? R2 माइनस R1 करेंगे और R3 प्लस 5 टाइम ऑफ R1 करेंगे। 1 1 1 1,
6 लाख। उसके बाद इसको माइनस से मल्टीप्लाई करके इसके अंदर ऐड करेंगे, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करके इसके अंदर ऐड करेंगे, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करके इसके अंदर ऐड करेंगे। ये क्या हुआ, यहां पे आएगा 6,000, 6 लाख। ठीक है, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करके इसके अंदर ऐड करेंगे, यहां पे आ जाएगा -2। इसको माइनस से मल्टीप्लाई करके यहां पे लिखेंगे तो ये आ जाएगा -6 लाख का 2.5 हजार। उसके बाद इसको 5 से मल्टीप्लाई करके इसके अंदर ऐड करेंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे इसके अंदर ऐड करेंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई करके इसके अंदर ऐड करेंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई करके इसके अंदर ऐड करेंगे तो वो 30 लाख बनेगा। ठीक 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 1.5 उसके बाद मुझे यहां पे 1 चाहिए, यहां पे 0 है, तो हम क्या करते हैं, इसको 5 से मल्टीप्लाई करके यहां पे लिखेंगे, यहां पे 6 आएगा। ठीक है, अब यहां पे मुझे 1 चाहिए, यहां पे नहीं चाहिए, यहां पे 1 लेके आऊंगा, फिर बाद में इंटरचेंज कर दूंगा, तो यहां पे 1 एक्चुअली मुझे चाहिए। तो 1/6 टाइम ऑफ R3 कर देते हैं पहले, तो ये आ जाएगा 1 1 1 2.5 सैकड़ा हजार 1000 लाख। उसके बाद 0 0 -2 2.5 सैकड़ा हजार 1000 लाख, और 0 1 1 इसको डिवाइड करेंगे 2.5 सैकड़ा हजार 1000 लाख, 5 लाख आ गया जी। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों को इंटरचेंज कर देते हैं, R2 और 3 को इंटरचेंज करेंगे। R2 और 3 को इंटरचेंज करेंगे, पहली तो एज इट इज आएगी ना, उसके बाद ये आ जाएगा 0 1 1 0 0 -2। ठीक, अब यहां पे 1 आ चुका है, इसके ऊपर 0 चाहिए, नीचे 0 चाहिए, तो इधर देखें जरा, R1 में से R2 को माइनस कर दिया, वट यू विल गेट, यहां पे तो 1 आ जाएगा, इसको इसमें से माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, इसको इसमें से माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1। ठीक, उसके बाद ये आ जाएगा 0, ये एज इट इज 0 1 1 0 1 1, और ये भी एज इट इज आ जाएगा 0 0 -2। अब हमें यहां पे 1 चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, -1/2 टाइम ऑफ R3 करेंगे, 2.5 सैकड़ा हजार 1000 लाख, 0 1 1। उसके बाद इसको -2 पर डिवाइड करेंगे तो आंसर आ गया है। अब हमें इसके ऊपर 0 चाहिए, तो क्या करेंगे, इसको पकड़कर इसमें से माइनस कर देंगे, R2 माइनस R3, तो 1 0 0। उसके बाद यहां पे आएगा 0 1 0, इसको इसमें से माइनस करेंगे 2 लाख आ जाएगा, 2.5 सैकड़ा हजार 1000 लाख, 0 0 1। अब ये देखिए, ये किसका कोएफिशिएंट था, x का, 2.5। y किसके बराबर आ गया, इसके बराबर, और z किसके बराबर आ गया, इसके बराबर। ठीक है, इसके ये जो है ये एक्स वाई जेड की कीमतें आ गई। इसके साथ ही आज का लेक्चर ख़त्म, फिनिश, खल्लास। अगर आप इसको चेक करना चाहें ना, तीनों का सम जो है वो किसके बराबर आएगा, 6000 के बराबर। उसके बाद फिर अगली कंडीशन क्या थी कि रेडियो और मैगज़ीन की जो वैल्यू है वो जेड टीवी के बराबर आएगी। तो इन दोनों को जब जमा किया जाता है तो आंसर इसके बराबर आता है, 2.5 सैकड़ा हजार 1000 लाख। तो ये एक सिफरा ज़्यादा नहीं लग गया। ठीक है, तो आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और लाइक करने के बाद शेयर कीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।